ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो अगर सैम्पल पेपर्स को देखें तो हमेशा याद रखिए, जितना हमने प्रैक्टिस किया हो कि हमें मालूम है कितने क्वेश्चंस हैं, कितने मार्क्स हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में जैसे ही पेपर मिले तो इंस्ट्रक्शंस को जरूर एक बार और पढ़ लीजिए। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, चाहे जितना हमें आता हो कि हाँ, हमें पता है कितने इंटरनल चॉइसेस होंगे, इतना ये होगा, इतना वो होगा, लेकिन क्योंकि बोर्ड में जब हम बैठे होते हैं, चाहे जितनी ही प्रैक्टिस हो, तो उस वक्त का एटमॉस्फेयर एकदम डिफरेंट होता है। ठीक है, तो उससे फेमिलियर होने के लिए, जैसे कि हम घर में होते हैं और प्रैक्टिस जब करते हैं तो विदाउट एनी प्रेशर करते हैं, और वहां पे हमारे पास क्या होता है, 3 घंटे का प्रेशर होता है। तो अपने माइंड को रीबूट करने के लिए और अपनी प्रैक्टिस से कनेक्ट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, कि जैसे गए, एकदम कूली बैठे हुए हैं, कोई घबराने की बात नहीं, कुछ नहीं बात है, एकदम इजी होता है। मैं बता रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि बहुत इजी होता है, प्रोवाइडेड कि हमने प्रैक्टिस अच्छे से किया हुआ हो। ठीक है, तो जैसे ही हम बैठते हैं फिर हम पढ़ना शुरू करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस, देन पार्ट ए, देन पार्ट बी, तो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, फेमिलियर होते चले जाता है, हमारा माइंड फेमिलियर होता जाता है। हमारे जो प्रैक्टिस हमने की हुई है घर पे, जैसे जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वही थोड़ा ओके स्टार्ट, ये नहीं करते हैं। आपसे पहले नाम पूछेंगे, सारी चीजें कहेंगे, आपको धीरे धीरे क्या करते हैं, फेमिलियर करते हैं, ताकि आप क्या हो जाओ, नॉर्मल हो जाओ। फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन पुट अप होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अपने माइंड को फेमिलियर करने के लिए इंस्ट्रक्शंस, कोई सा भी पेपर, नॉट ओनली मैथ्स, बहुत जरूरी होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल टिप बट वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब जैसे यहाँ पे बोला हुआ है कि दिस क्वेश्चन कंटेन्स टू पार्ट्स ए एंड बी। वालेकुम अस्सलाम। विदाउट नोटिस? नहीं भाई, कभी मैंने काम बिना नोटिस के किया हुआ है? घोर इल्जाम। नहीं, देखो टीचमेंट ऐप पे देखो, आया होगा 100%। ठीक है, तो both part A and B have internal choices, यानी दोनों में internal choices है। तो it consists of 3 sections, first and second. First has 16 questions, 1 mark each. Internal choices provided in 5 questions, यानी इन 16 में 5 questions internal है। ठीक है, तो एक तो हम ये सुकून में आ जाएंगे, क्लियर, जैसे ही पढ़ा हमारा माइंड सुकून में आ जाएगा। दूसरा सेक्शन 2 हैज 4 questions ऑन केस स्टडी। ठीक है, ईच केस स्टडी हैव 5 केस बेस्ड सब पार्ट्स। ठीक है, एन एग्जामिनी इज टू अटेम्प्ट, मींस यू इज टू अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5 सब पार्ट्स, यानी जितने भी उसके सब पार्ट्स हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जो पार्ट्स हैं उसमें से 4 ही हमें अटेम्प्ट करने हैं। मैंने पहले भी बोला हुआ है, इट्स अ रूल। ठीक है, कि अगर आपने पांचों कर दिए तो जो शुरू के 4 होंगे वही कंसिडर किए जाएंगे, चाहे आपने ऑर्डर में किया हो, चाहे आपने रैंडमली सॉल्व किया हुआ। जैसे फिफ्थ क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, चलो यहीं से ले लेते हैं, 16 क्वेश्चन के बाद कोई 20वां क्वेश्चन है, अब उसके 5 सब पार्ट्स हैं। ठीक है, आपने पहले फर्स्ट सॉल्व किया, फिर थर्ड सॉल्व कर दिया, कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपने फिफ्थ सॉल्व किया, फिर आपने फोर्थ किया, और फिर उसके बाद आपने सेकंड भी कर दिया जल्दीबाजी में। तो मान लीजिए आपका ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, तो ये शुरू के 4 ही काउंट करेगा वो, चाहे 5वां आपका करेक्ट क्यों ना हो। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट, पार्ट बी की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 to 26 अ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, मींस 2 मार्क्स। ठीक है, अभी कुछ चीजें मैं दिखाऊंगा, जैसे मिसाल के तौर पर अभी तो सॉल्व करेंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं कि देखो कैसे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, शायद आप लोगों ने देखा भी हो ब्लूप्रिंट, जो कि रिलीज किया था खुद सीबीएसई ने। ठीक है, तो वो चीज देखना बहुत जरूरी है कि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन वो 1 मार्क्स में क्या छुपा हुआ है। ठीक है, जैसे अगर वहां पे एमसीक्यू टाइप है, पॉइंट को समझिएगा, ABCD, तो वहां पे आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ उसका आंसर मार्क करना है। ठीक है, लेकिन एमसीक्यू नहीं है, 1 मार्क है लेकिन एमसीक्यू नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आ सकता है। ठीक है, हम प्रिपेयर रहना चाहिए। तो अगर नहीं है तो वहां पे उस 1 मार्क में उसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, और वो एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट 27 to 30 शॉर्ट आंसर है, यानी 3 मार्क्स ईच। 34 to 36 5 मार्क्स, यानी इसी में ही आपका सोल्यूशन, बॉडी ऑफ सोल्यूशन
और आपका जिसको कह सकते हैं आप इंट्रोडक्शन, किसी भी सोल्यूशन का एक इंट्रोडक्शन होता है। जैसे मिसाल के तौर पर कुछ प्रूफ करना होता है तो गिवन, टू प्रूव, ये सब इंट्रोडक्शन है। ठीक है, उसके बाद प्रूफ जो होता है, मैं सिर्फ उसका एग्जांपल ले रहा हूँ, प्रूफ क्या हो गया, बॉडी ऑफ द सोल्यूशन हो गया, और जो प्रूफ करके आप रख देते हो वो क्या होता है, फाइनल आंसर। ठीक है, तो हर क्वेश्चन का जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो उसी हिसाब से होता है। ठीक है, तो उसको भी चेक करेंगे इस 5 मार्क्स में क्या क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जनरली 5 मार्क्स में आपका केस स्टडी टाइप के ही है, लेकिन जो पूरा प्रॉपर सोल्यूशन टाइप है तो उसमें हम देखेंगे कहाँ कहाँ कितना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिससे एक हमें आइडिया मिलेगा, नॉट कि हाँ एकदम स्ट्रिक्ट है, क्योंकि ये ब्लूप्रिंट सीबीएसई ने ही रिलीज किया है। ठीक है, और हो सकता है एग्जैक्टली यही फॉलो हो, बट देयर मस्ट बी सम चेंजेस। ठीक है, और टीचर्स पे भी डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया ना कि जैसे मिसाल के तौर पर रफ आपने सही सॉल्व किया, फेयर में आपने गलत कर दिया, तो टीचर है वो दे सकता है मार्क्स, बिल्कुल दे सकता है कि नहीं इसने किया था जल्दीबाजी में गलत कर दिया। एक क्वेश्चन आपने इतना अच्छा सॉल्व कर दिया, यस, हमेशा हमेशा रफ सामने ही किया जाता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब जैसे मान लो ये कॉपी है तुम्हारी, ठीक है, तो एक तो पहले लेफ्ट लाइन होती है ताकि आप उसमें कर सको, अगर ऑलरेडी उस कॉपी में है तो बहुत अच्छी बात है। और एक राइट लाइन हम बनाते हैं, थोड़ा सा ज्यादा लेते हैं मार्जिन। डोंट वरी, आप 75 कॉपी यूज करो, किसने आपको रोका है कि अरे यार बी कॉपी करेंगे, सी कॉपी करेंगे, डी कॉपी, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, यू हैव टू मेक योर आंसर वेरी क्लियर एंड वेरी क्लीन, मतलब ये नहीं कि बहुत सजा धजा के करना है, क्लियर होना चाहिए। अब आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, मतलब 1 सॉल्व किया, और सॉल्व करते गए, टेक योर लाइंस, स्पेस, क्लियरिटी के साथ। ठीक है, और यहाँ पे आपने रफ सॉल्व किया, याद देंगे मैंने हमेशा बोला है रफ को रफ की तरह भी मत करो, मतलब इतना तो क्लियर रहे ना कि तुम कैलकुलेशन देख सको कि मैंने क्या सॉल्व किया है, पता चला वहीं पे किया हुआ था उसी पे दूसरा भी कर रहे हैं, उसी पे तीसरा भी कर रहे हैं। ये बहुत गलती होती है और रिफ्लेक्स की वजह से ये कर देते हैं हम, वहां पे आती हैं प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब आपने रफ सॉल्व किया, वो यहां तक गया, अब आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर 2 यहां से स्टार्ट करें, नो, जस्ट स्विच, स्विच, आगे बढ़ जाओ। उस क्वेश्चन को अब मान लीजिए यहां पे आपने इतना किया, यहां तक सॉल्व किया, ठीक है, अब ये स्पेस बचा हुआ है, तो 2 यहां से मत स्टार्ट कर दो, लाइन खींचना चाहो खींच दो, वरना रहने दो, एंड सेकंड यहां से स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो अब देखो ये जो स्पेस मिलता है ना, ये सब क्लियरिटी देता है सोल्यूशन को। अब यहाँ पे क्वेश्चन चेक कर लिया उसने, देखा अच्छा यहाँ पे तो इसने 2.9 सॉल्व किया है, लेकिन यहाँ पे 0.29 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो मार्क्स मिल सकता है, पॉइंट समझ में है? तो इसीलिए ये सारी चीजें, ये टिप्स हैं जो छोटी छोटी चीजें होती है जिससे मार्क्स हमारे सिक्योर्ड रहते हैं, यानी बिला वजह नहीं कटते हैं। और क्लियरिटी से टीचर को क्लियर रहता है। अब खुद सोचो, एक बोर्ड की जब कॉपी होती है, एक नहीं होती है, ठीक है, चलो ठीक है, नंबर ऑफ टीचर्स पे नंबर ऑफ कॉपीज अब रिड्यूस कर दी गई हैं, लेकिन तब भी एक बोर्ड की कॉपी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर साइंस की चेक करना है, ठीक है, तो अब साइंस की चेक करना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों है, तो एक टीचर तीनों थोड़ी चेक कर रहा है। समझ रहे हो, फिजिक्स वाला क्या कर रहा है, फिजिक्स कर रहा है, नॉट अलग सर, मतलब केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का टीचर कर रहा है, बायो, बायो का टीचर कर रहा है। अब आप जो है फिजिक्स भी कर रहे हो, बीच में 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री के भी हैं, फिर 3 क्वेश्चन बायो के किए, फिर 2 क्वेश्चन फिजिक्स के किए, कर सकते हो, आते ही ऐसा है। तो अब ये बताओ कि वो जो टीचर उसको ढूंढना है ना कि भाई ये वाला क्वेश्चन, अच्छा ये फिजिक्स का, ये केमिस्ट्री का, ये बायो का है, तो अगर आप क्लियर नहीं लिखोगे कि क्वेश्चन नंबर 2 का ये सेकंड पार्ट आपने अटेम्प्ट ना किया हो उस वक्त, फिर आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गया, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट याद आ गया, तो आपने बाद में किया उसको। तो जब आप उसको क्लियर लिखोगे क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, तब जाके टीचर पहचान पाएगा ना, उन्हें कैसे पहचानेगा। और अगर आप जंबल्ड वे में करोगे, क्लियर नहीं रखेगा, आपकी कॉपी क्लियर नहीं होगी, तो ढूंढने में परेशानी होगी, तो वो क्वेश्चंस छूट सकते हैं। अगर टीचर की नजर से निकल गए तो, हालांकि कई बार रीचेक होती है, बट इट मे पॉसिबल, दैट्स अ ह्यूमन एरर, ठीक है, हो सकता है। तो ये सब क्यों होता है हमेशा, ठीक है, तो इट शुड बी वेरी क्लियर। ठीक है, तो रफ साइड में ही, फिर उसके बाद मार्जिन, और उसके बाद सोल्यूशन आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। और मैंने वैसे ही टॉपर्स कॉपी वो जो अपलोड की हुए, देख लो टॉपर्स की कॉपीज। ठीक है, देखो मैं दिखाता हूँ, क्योंकि कुछ चीजें बतानी जरूरी हैं।
गुड मॉर्निंग शशांक। अब देखो, देख रहे हैं ये ऑलरेडी मार्जिन है। अगर आपको ये मार्जिन कम लग रहा है, हालांकि ये क्या है, स्कैंड कॉपी है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कट भी सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मार्जिन कम है तो यू कैन मेक योर ओन मार्जिन, आप बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो, ये देखो टॉपर की आंसर शीट है, ये तो और घूमी हुई है। हाँ, ये देखो, देख रहे हैं कितना क्लियर है। ऐसा थोड़ी उसने सजा वजा के किया हुआ, लेकिन एक एक स्टेप देखो, टू प्रूव कंस्ट्रक्शन एंड ऑल एंड एवरीथिंग, ये सारी चीजें। अब जब आप जो बोर्ड का पेपर उसके अकॉर्डिंग देख रहे हो, स्टेप्स कितने क्लियर हैं। सी दिस, एक एक स्टेप क्लियर है, ताकि टीचर को स्टेप्स को ढूंढने में ना हो। ये देखो डायग्राम्स दिख रहा है ना, मैंने बोला डायग्राम्स हमेशा। सी दिस, देखो गिवन एज पर फिगर। अब देखो क्या हम कर सकते हैं, देख रहे हैं कि एज पर फिगर। क्यों, मैंने आपको बताया था ना कि अगर फिगर नहीं है, फिगर को सारा डिटेल आपने कर दिया, तो उसको वहां पे टेक्स्ट में मेंशन बहुत करना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, इससे आपका टाइम सेव होता है। इसलिए मैं बार बार का टॉपर्स आंसर शीट जरूर देखो। इससे क्या डेवलप होता है, देखो अब ये बार बार उलट जा रहा है। आई थिंक वो बैक पेज है, इस वजह से बार बार हो जा रहा है। ठीक है, हम फ्रंट पेजेस को देख लेते हैं। अब देखो क्वेश्चंस देखो, देख रहे हैं, मैंने कहा ना, देखो ये देखो एकदम लेफ्ट में स्टार्ट किया, यहीं पे देखो स्टेप के नीचे स्टेप है। ऐसा नहीं है कि एक यहाँ पे किया तो एक यहाँ पे कर दिया हो, या एक यहाँ पे कर दिया हो। सीक्वेंस, ताकि टीचर्स को ढूंढने में परेशानी ना हो। देखो गलत हुआ, सिंपल काटा हुआ है। ठीक है, यूं बस, उससे ज्यादा नहीं। सी दिस कंस्ट्रक्शन, देख रहे हैं, ये देखो ये वाला है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, ये 2019 का है। अब देखो सी, देख रहे हैं रीअरेंजिंग, सिंस जो ब्रैकेट में क्या आप स्टेप में कर रहे हो, वो सारी चीजें मेंशन करना जरूरी होता है, कि कौन सा आपने पुट किया, कौन सी आइडेंटिटी पुट कर दी है। ये तो वो है जो फुल कोर्स से है, पूरा 2019 का है ये। और ये शायद हमने सॉल्व भी किया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये वाला जिसमें 2 हमें प्रूफ करना था, 1+1 किया था। कौन सा, नहीं कटा हुआ नहीं है, ये टीचर ने किया हुआ है। एक मिनट, हम्म, ये 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 नहीं तो 1+1, ये जो मार्क है ये वाला। हम्म, हम्म, तो ये तो पूरा हो जाएगा ना। एक मिनट, ये तो डाउनलोड का साइन आ गया। देखो मैं बताता हूँ, वो पूरा एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन से कट रहा है। एक बार मैं मार्क भी कर दूं, ताकि जो ऑनलाइन स्टूडेंट है उनको क्लियर हो जाए कि व्हाट वाज। देखो 1+sin² थीटा, ये एक्सप्रेशन है पूरा, तो ये एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन से कट जाएगा। ठीक है, यस, ठीक है, देख रहे हैं, से दिस। अब ये कॉपीज देके, अब ये आपका वो है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, सो देखो, सी वेरी सिंपल, एक एक स्टेप एंड ऑल एवरीथिंग इज क्लियर। फॉर्मूला तो ऐसा कुछ नहीं है कि अरे कुछ खतरनाक सा करना होता है बोर्ड में टॉप करने के लिए। कुछ खतरनाक से करना नहीं होता है, आपका सोल्यूशन सही होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, यू विल गेट 100% मार्क्स, दैट्स इट। ये इतना इधर उधर का कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस हैं, अब हम वन बाय वन क्वेश्चंस को लेंगे। ऑब्वियसली कुछ सिंपल होंगे, कुछ कौन सा? हाँ हाँ, देखो लेटेस्ट पैटर्न पे सैंपल पेपर है तो इसलिए जरूरी है केस स्टडी क्वेश्चन और एसेंशियल रीजन के लिए। दूसरा, आप पुराने कोई भी सैंपल पेपर सॉल्व करो, वो सॉल्व करो सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए। नॉलेज मतलब कि क्या मैं सॉल्व कर पा रहा हूं कि नहीं। हाँ जरूर वो 70% वाला ही क्वेश्चन होना चाहिए, न कि उससे बाहर। ठीक है, तो मैं तो शुरू से ही बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस पेपर सैंपल पेपर सॉल्व करते रहो, ताकि उससे आपकी नॉलेज टेस्ट होती रहेगी, एसेस होती रहेगी। ठीक है, उल्टा भी सॉल्व कर सकते हैं। तुम 27वां पहले कर दो, 23वां बाद में करो, फिर पहला कर दो, फिर 13वां करो, यू कैन डू इट। बट क्लियर होना चाहिए कि दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 सेकंड में। मैंने कहा ना, देखो यस, जैसे मान लो कि कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अब जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स हैं, मैं यहां तक कह रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स हैं, तुम्हें क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट आता है, सेकंड और फर्स्ट में तुम कंफ्यूज हो। पॉइंट समझ में आया? हालांकि अगर 3 पार्ट्स होते हैं तो वो सीक्वेंस ही होता है एक तरीके से, ठीक है, लेकिन थर्ड पार्ट आता है तो तुम लिखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट, एकदम क्लियरली लिखा होना चाहिए। सॉल्व करो, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हो, फिर क्वेश्चन नंबर 33 याद आ गया तो कर दो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, क्लियरली मेंशन कर दो उसको, यू कैन डू इट। ठीक है, वो टीचर की जिम्मेदारी है कि ये थर्ड पार्ट अगर है तो सेकंड और फर्स्ट कहाँ है। अगर नहीं किया हुआ है तो कॉपी में नहीं होगा, अगर है तो उसको मार्क्स देने हैं, सिंपल। ठीक है, तो वही मैंने कहा क्लियर इसलिए कहीं ऐसा ना हो ह्यूमन एरर की वजह से वो छूट जाए। यू कैन डू इट, तुम उल्टा सॉल्व करो, तुम रैंडमली सॉल्व करो, एकदम कर सकते हो। ठीक है, हाँ भाई, समझ में आया? ऑनलाइन छात्र, ओके चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, अब देखो इंटरनल चॉइसेस हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में या इंटरनल चॉइसेस है, अगर ऐसा नहीं किया है कि क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट या बी पार्ट, अगर ऐसा है तो क्वेश्चन नंबर 1 बी सॉल्व करो तो वो मेंशन करो, क्वेश्चन नंबर 1 ए सॉल्व करो देन यू आर फ्री। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में ये भी है, क्वेश्चन नंबर 1 में ये भी है, तो वी कैन डू, लेकिन हाँ क्लियरली मेंशन होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, दैट्स इट। तो अब ये कह रहा है कि एक्स वाई इज इक्वल टू 180 एंड एचसीएफ ऑफ एक्स वाई इज 3 एंड फाइंड द एलसीएम ऑफ एक्स वाई। तो हम ये जानते हैं, अब देखो 1 मार्क है, इट्स नॉट एमसीक्यू, तो एमसीक्यू नहीं है, मींस यू हैव टू गिव अ बॉडी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, और उस बॉडी ऑफ सॉल्यूशन का आधा होगा आंसर का, आधा मार्क्स होगा, ये याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे हम जानते हैं सॉल्यूशन 1 करना हो, देखो कुछ सॉल्यूशंस तो एकदम प्रॉपर में करूंगा और कुछ में हम सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि पॉइंट यही है कि जितने सॉल्यूशंस हैं हमने किए हुए हैं कि कैसे सॉल्व किए जाते हैं, कैसे प्रूफ वाले किए जाते हैं। ठीक है, तो अब गिवन लिखना है, टू प्रूफ लिखना है, तो वी डोंट नीड दैट। अब सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो वी नो दैट कि एलसीएम ऑफ एक्स वाई इंटू HCF ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। ठीक है, तो अब एलसीएम हमें निकालना था, HCF की वैल्यू दी हुई है 3। ठीक है, तो HCF की वैल्यू दी हुई है 3, तो एलसीएम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई का प्रोडक्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 180, ये 180 हमने मेंशन किया। नाउ एलसीएम ऑफ एक्स वाई is equal to 180 by 3, that means 60। That's it, solved। ठीक है, तो अब ये जो है पोर्शन इसका आपको कितना मिलने वाला है, आधा, क्योंकि इसमें आपने फॉर्मूला भी मेंशन किया हुआ है, दिख रहा है, और ये जो आंसर आया है इसका मिलेगा आपको आधा। और एमसीक्यू है तो यू हैव टू जस्ट मेंशन द आंसर, लेकिन सॉल्व तो कहीं ना कहीं करोगे ना, तो सॉल्व किधर करोगे, वही राइट हैंड साइड पे। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। अब इसी में है तो हम दोनों सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इस वजह से। नाउ कमिंग टू दिस वन,
अभी कह रहा है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 14587 अपॉन 2 टू द पावर 1 इनटू 5 टू द पावर 4 विल टर्मिनेट, हम ये जानते हैं टर्मिनेट अगर करता है तो वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, जिसका डेसिमल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है। और जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं करता है लेकिन रिपीट करता है वो क्या होता है, एक आया रेशनल एक आया इरेशनल। हाँ भाई जो ऑनलाइन है वो बताएं। रेशनल, यस रेशनल है, जो टर्मिनेट नहीं करे ना रिपीट करे वो इरेशनल है। तो इसका मतलब अब रेशनल इससे कैसे पता चलता है, हम ये जानते हैं कि कोई भी नंबर हो, ठीक है, और उसका डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में हो, हाँ सॉरी 5 टू द पावर n, एक मिनट, ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा, दैट विल टर्मिनेट। तो अब यहां पे हमें क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन के बाद तो 14587 है, 14587 डिवाइडेड बाय, लिखा हुआ है 2 टू द पावर 1 एंड 5 टू द पावर 4, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि अब ये 2 टू द पावर 1 है तो इसके भी पावर को हमें क्या करना है, यस 4 करना है। तो इसका मतलब हमें 2 टू द पावर 1 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या, 2 टू द पावर 3 और टू द पावर 4। तो जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं नीचे तो ऊपर भी हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आया, क्यों, क्योंकि उसको मतलब वैल्यू चेंज ना हो, वो इक्विवेलेंट रहे। तो अब देखो 14587 इंटू 8 क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। ओके एक आंसर आया 118696। यशवंत आपका आया 116, हाँ 116696 ये आएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4 और ये हो जाएगा 5 टू द पावर 4, ये हो गया 116696। अब पावर सेम होता है तो बेस 10 टू द पावर 4। तो अब जब 10 टू द पावर 4 हो जाएगा तो ऑब्वियसली कितना, यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4, मतलब ये हो जाएगा 11.6696। पॉइंट समझ में है। तो अब देखो यहां से क्या पता चला कि यहां पे हमने 2 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्यों, क्योंकि यहां पे मैक्सिमम पावर 4 था इस वजह से। तो उस मैक्सिमम पावर 4 को मीट करने के लिए हमें इसको भी पावर 4 में लाना पड़ा, बेस 2 को। तो देखो किस पावर में लाना पड़ा, 4 के, और कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद, 4। लिंक समझ में आ गया, ठीक है। अगर एमसीक्यू टाइप है तो हमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, जितने पावर हम ले जा रहे हैं उतनी ही पावर उसका आंसर होगा, सिंपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। Now coming to the next, अब देखो यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, the zeros of the quadratic polynomial 3x square minus kx plus 6। अब quadratic polynomial है, ठीक है, तो quadratic polynomial को हम कैसे लिखते हैं, यानी हम polynomial के फॉर्म में कम से कम रिप्रेजेंट करेंगे, मींस दिस इज सॉल्यूशन 2। तो हमने लिखा फॉर एग्जांपल polynomial in x is what, 3x square minus kx plus 6, 3x square minus kx plus 6, और जीरोस इसका 3 है, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सॉरी, सम ऑफ जीरोस एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, 3, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, अब अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या लेंगे, बाई ए इज इक्वल टू 3। अब यहां पे लिख देंगे सिंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। पॉइंट समझ में आ गया, दैट्स इट। अब आप कहेंगे सर इसकी क्या जरूरत है, वो तो अंडरस्टूड है, मैंने बार बार कहा है कि कॉपी में जब करना है तो ये सोच के करना है कि टीचर कुछ नहीं जानता है, मींस वी हैव टू मेंशन, चाहे हम उस स्टेप को एलाबोरेट करें चाहे ब्रैकेट में राइट साइड में चुपचाप से लिख दें, ताकि हम एकदम क्लियर रहे कि व्हाट वी हैव डन।
अब देखो इसी के नीचे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, और यू शुड, मतलब कि जाहिर सी बात है आपके स्पेस यूज होना चाहिए, तो ये सारी चीजें एकदम क्लियर रहे, ठीक है। तो माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस के अपॉन ए, दैट इज 3 is equal to 3. So what is k is equal to 9. ठीक है, तो k की वैल्यू हमने 9 निकाल ली। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसका आधा नंबर और इसका आधा नंबर, क्यों, क्योंकि एमसीक्यू नहीं है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, मैं इनका ब्लूप्रिंट भी डाउनलोड करूं, क्योंकि साथ साथ जो है कुछ चीजें देखो दिख रहा है ना, ठीक है। देखो 4 डेसिमल प्लेसेस, अब यहाँ पे इन्होंने लिख दिया दिस इज द आंसर, ठीक है। अब इसका 1 मार्क्स मिल जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूछा द डेसिमल विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। तो दो चीजें, मींस अगर हमें सॉल्व करना हो तो हम वैसे करें, अगर एमसीक्यू फॉर्म में है तो सिर्फ हम डायरेक्ट आंसर लिखें, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज द ब्लूप्रिंट है। अब देखो सेकंड में भी इन्होंने किया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू k बाई 3। अब आप कहेंगे यहाँ तो सर एकदम सिंपल है, अब ये बताओ अब ये क्यों है, दिस इज सिंपली अ हिंट, ठीक है, कि देखो किसका आधा मार्क्स, इसका, और आंसर का कितना दिया हुआ है, आधा मार्क्स दिया हुआ है। अब यहां पे अगर मान लो कि एमसीक्यू नहीं होता है तो क्या इतने स्टेप्स कंसिडर्ड होंगे, तो वही मैंने कहा कि जो मैंने आपको कराया, देखो क्या कराया, पॉलिनोमियल मेंशन करना और उसके बाद ये स्टेप्स हैं, कुछ डिफरेंट नहीं है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा शॉर्टकट मारा हुआ है जस्ट टू, ठीक है। तो वो ब्लूप्रिंट है, दैट्स नॉट द एग्जैक्ट, जैसे मिसाल के तौर ब्लूप्रिंट किसको कहते हैं, कि इट शुड बी अराउंड दिस, यस, ठीक है। मतलब इट शुड बी, जैसे मिसाल के तौर पर साइंस वाइंस में होता है तो उसमें ये लिखा होता है कि अगर बच्चे ने आंसर लिखा है तो ये लिखा हो, चाहे ये लिखा हो, चाहे ये लिखा हो, टीचर के पास आता है तो आप मार्क्स उसको दे सकते हैं, ठीक है। अब उसमें ये थोड़ी होगा पूरा सोल्यूशन लिखा होगा, छपा हुआ होगा। ब्लूप्रिंट का मतलब एग्जैक्ट जो मेन मेन पॉइंट्स होते हैं वो सारी चीजें मेंशन है, ये मेंशन है, ये मेंशन है, ये मेंशन है, ओके, फुल मार्क्स, ठीक है। और साइंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है अगर साइंस है तो, ठीक है। हाँ, लेकिन उसका मतलब नहीं बदलना चाहिए बस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट आते हैं, तो ये अब लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x plus y is equal to 3 and 6x plus ky is equal to 8 does not have a solution, मींस इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो हम ये जानते हैं कि सॉल्यूशन है a1 a2, यानी जब सॉल्यूशन नहीं होता है तो जो उसके कांस्टेंट्स होते हैं, कोएफिशिएंट्स होते हैं, उसमें क्या रिलेशन होता है, तो a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, ये होता है कंडीशन जब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो अब यहां पे हमें पता है कि a की वैल्यू क्या है, a1 की क्या है, a2 की क्या है, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो जब k की वैल्यू निकालनी है तो वी हैव टू कंसीडर दिस पार्ट, ठीक है। तो यहां पे डायरेक्ट हम लिखेंगे, अब वहां पे ये नहीं मेंशन करना कि सिंस इट इज नॉट हैविंग अ सॉल्यूशन बिकॉज ये 1 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का नहीं है। अगर 3 मार्क्स में होता है तो फिर क्या करता है, पूरा उसको मेंशन किया जाता है। हम्म 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 कौन सा, हम्म 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 यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कंडीशन, हाँ, उसके बाद अगर इज इक्वल टू यस, ये होता है, ठीक है। क्योंकि अगर इक्वल आता है, जैसे ही a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 आ गया, तो अब यहां पे थर्ड है जिस पे डिपेंड करेगा कोइंसिडेंट लाइन यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, और अगर नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है मींस नो सॉल्यूशन, सिंपल, ठीक है। और यूनिक है तो a1 बाई a2 वो पहले ही क्लियर हो जाता है कि तो c1 बाई c2 पे जाना नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, दैट इज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो अब यहां पे हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू जब निकालनी है तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब लेंगे a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है, क्योंकि इसके नो सॉल्यूशन है, इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। नाउ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, क्योंकि हमें क्या करना है, ठीक है, एक तो ये तरीका है। तो दूसरा
हम यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता कोई भी चीज फिक्स होती है। हमने यहाँ पे किया, अब a1 बाई a2 क्या है देखो, 3/6 यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद 1/k, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू c1/c2, दैट इज 3/8। ये हो गया। अब देखो यहां से जब निकलेंगे तो यहां पे वैल्यू आएगी k इज नॉट इक्वल टू, तो अब हम सिर्फ ये पोर्शन कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 1/k is equal to 3/6, that means k is equal to 6/3, that means 2। तो k की वैल्यू क्या मेंशन करनी है वहां पे, that is 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो सिंपल, अब देखो ये स्टैंडर्ड है और क्वेश्चंस देखो, तो इतना डरने की जरूरत नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ जब पेपर आएगा तो वही मैं कहता हूँ कुछ चीज अभी नहीं सामने आ रही है तो वी डोंट नो कि क्या आ सकता है, लेकिन हम लोग सिर्फ इस बेसिस पे कहते हैं जो हम लोग का एक्सपीरियंस होता है कि हर साल देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। तो इतना डरने की भी जरूरत नहीं है, हाँ डरने की तब जरूरत है जब पढ़ाई नहीं करते, सिंपल। ये जो बच्चे गायब है ना, वही मैं कह रहा हूँ इनके लिए खतरे की घंटी हो सकती है अगर ये पढ़ नहीं रहे हैं और गायब हैं विदाउट एनी मेजर कॉज। कोई मेजर कॉज है जिसकी वजह से गायब है तब तो समझ में आ रहा है, अगर नहीं है एंड दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन द रिविजन्स एंड ऑल। देखो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जब रिवीजन होता है, सिंपल सिंपल चीजें होती हैं और लास्ट मोमेंट स्टक करता है एकदम, मतलब कि कुछ चीजें ऐसी होती, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं इत्तेफाक होता है, मतलब ये नहीं होता है, मतलब हम लोग जो जैसे अब जो सेलेक्ट कर रहे हैं यार उन साल में ये हुआ था ये हुआ था ये हुआ था, तो वो जो एक्सपीरियंस बेसिस होता है ओके चलो ये करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। अब जैसे आप लोग को करते हैं तो अब उसके बाद जो सैंपल पेपर होता है, जो और वीडियोस अपलोडेड होती हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स की अपलोडेड होती हैं, तो उनका पैटर्न भी हम लोग रीड करते हैं, ठीक है। देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, किन मैथ्स के टीचर ने, किस साइंस के टीचर ने क्या क्या कंसिडर किया हुआ है, क्योंकि सब कोलैबोरेटिव वर्क है ना, ये थोड़ी है कि अब एक टीचर पढ़ा रहा है तो नहीं मैं ही बस काबिल हूँ दूसरे सब नहीं है, ठीक है। उसने क्या एनालिसिस, हाँ वही चीज है कि उसने क्या एनालिसिस की हुई है, तो अगर उसकी एनालिसिस है दिमाग में बैठ रही है, अच्छी एनालिसिस है, तो उसको सामने लाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन 1 मार्क में है, ठीक है। अभी देखो हम नीचे भी आएंगे, क्वेश्चन डिफिकल्ट दिखेगा लेकिन सोल्यूशन कितना सिंपल होगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, if 3 chairs and 6 chairs and 1 table cost rupees 2400, तो यहाँ पे वही करना है, form linear equation to represent this situation, you don't have to find the value of x and y, लेकिन जब लीनियर इक्वेशन करना है तो x और y जरूर मेंशन करना है कि लेट द कॉस्ट ऑफ, ठीक है। एक तो मैं ये कह रहा हूं लेकिन लेट अस सी द ब्लूप्रिंट, व्हाट ब्लूप्रिंट सेज, तो देखो ब्लूप्रिंट में भी वही लिखा हुआ है कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज इक्वल टू रुपीस x and let the cost of this is the situation। अब पॉइंट समझ में आया, तो वो चीज जरूर मेंशन करना है जो कि मैंडेटरी है, ठीक है। चलो इसको बिना सॉल्व करते आगे बढ़ते हैं क्योंकि दैट इज सिंपल। Now coming to question number 5, ये कह रहा which term of the AP 27, 24, 21 is zero? कौन सा टर्म जीरो है, मतलब कि कौन सा टर्म का मतलब nth टर्म, पॉइंट समझ में आया। तो अब यहां पे कौन सा टर्म जीरो है, इसका मतलब जो nth टर्म है वो जीरो है, ठीक है। अगर nth टर्म है तो इसका मतलब a प्लस n माइनस 1d होगा, ठीक है। अब यहां पे हम n की वैल्यू निकालेंगे, अब a की वैल्यू क्या है 27 और d की वैल्यू क्या है -3, ठीक है। तो जब a और d की वैल्यू है तो जब हम सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तो फिर हमें वहां पे मेंशन करना होगा। एंड लेट अस सी द ब्लूप्रिंट, देख रहा है, देखो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट सॉल्व किया, ठीक है, n की वैल्यू निकाल ली है। तो यहाँ पे ब्लूप्रिंट को ही कंसीडर करते हैं कि नहीं, तो अगर a और d की वैल्यू हम पहले मेंशन कर दें तो ज्यादा टाइम भी नहीं जाना, इट विल टेक अराउंड 2 to 3 सेकंड्स, ठीक है, और वो प्रॉपर हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या हम मेंशन करेंगे 27 और d की वैल्यू हम मेंशन करेंगे, ठीक है, दैट इज 24 माइनस 27, दैट इज -3। अब यहाँ पे हम सर a2 माइनस a लिखें, लिख दो, 1 मार्क का है, स्किप भी कर सकते हो,
लेकिन हाँ 2 मार्क्स में होता तो उसको मेंशन करते हैं क्योंकि स्टेप्स काउंट करेंगे, ठीक है। तो अब ये हो गया नाउ। अब देखो ये सब नाउ वहां पे नहीं लिखा हुआ, बट वी हैव टू मेंशन बिकॉज वी हैव टू शो द टीचर कि अब हम स्टेप चेंज कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अब a n is equal to 0, that means a plus n minus 1d is equal to 0। a की वैल्यू क्या हो गई 27, सॉरी, प्लस अब यहां हो जाएगा n माइनस 1, d की वैल्यू आ जाएगी -3 इज इक्वल टू 0। तो 27 माइनस 3n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 27 प्लस 3 हो गया 30, ये हो गया 3n, दैट मींस n इज इक्वल टू व्हाट 10। यानी 10वां टर्म जो होगा वो क्या होगा, दैट इज 0। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। अब यहां कह रहे हैं इन एन एपी इफ d is equal to -4, n is equal to 7, a n is equal to 4, then find a। तो nth टर्म दिया हुआ है, n की वैल्यू दी हुई है, d की वैल्यू दी हुई है, तो वही चीज है a plus n minus 1d में a और d सॉरी n और d की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के, क्वेश्चन पे ध्यान देना, वैल्यूज, ठीक है, दैट कुड बी 2 बिकॉज देयर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो मैंने उस दिन भी बताया था जब भी इक्वल रूट्स अनइक्वल रूट्स की बात करें तो सीधा हम किस पे आ जाएंगे, डी पे। तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 0। बी, अब आप कहेंगे सर यहाँ पे मेंशन करना है सिंस इट इज इक्वल रूट्स, नहीं, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जितना पूछा है, और अगर एमसीक्यू है, मैं बार बार रिमाइंडर के तौर पे बोल रहा हूँ, एमसीक्यू है तो यू डोंट हैव टू नीड शो द सॉल्यूशन, ओनली आंसर सॉल्यूशन रफ में रहेगा, ठीक है, और वो सॉल्यूशन ऑटोमेटिक होगा। तो अब यहाँ पे बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6k, देख रहे हैं, दैट इज 6k स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 9 और सी की वैल्यू क्या है 4, तो 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 36k स्क्वायर एंड 4 9 36, 4 देखो कितना आ रहा है 144 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 36k स्क्वायर इज इक्वल टू 144। नाउ k स्क्वायर इज इक्वल टू 144 बाय 36। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, रफ में फौरन सॉल्व किया और वहां पे जो कट करके आएगा वो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि 1 मार्क में याद रखिएगा। अंडर रूट 144 बाय 36, तो ये हो जाएगा 12 बाय 6, दैट मींस, ठीक है, कर सकते हैं। ओके, हाँ देखो अब यहाँ पे एक चीज पता चली, अगर हम इसको कट करते तो टाइम लगता, देखो इसको कट करने में टाइम जाएगा, और जैसे ही हमने रूट यानी स्क्वायर को ट्रांसफर किया तो फौरन हमें पता 144 का 12 एंड 6 कट करने से अच्छा है हम डायरेक्ट रूट निकाल दें, तो दैट विल सेव आवर टाइम, ठीक है। यस, इज दैट क्लियर? लेकिन देखो वही चीज है, सारी चीजें प्रैक्टिस, एकदम लग जाओ, भूल जाओ सब कुछ, मैं बता रहा हूँ, यू वोंट बिलीव। मैं बार बार कहता हूँ कि जब हम लोग के बोर्ड का एग्जाम था तो मेरा रूटीन पता है क्या था, जैसे मार्च में बता रहा हूँ, सुबह, हाँ ये है कि 7 to 8 आवर्स की स्लीप मेरी रहती थी, यानी जैसे रात में मैंने 6 आवर्स किया तो 2 घंटा मैं दोपहर में करता था पूरा। डिपेंड्स ऑन योर माइंड से। देखो जैसे मेरा एक रूटीन है, मैं 8 घंटा लगातार सो रहा हूँ, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं सो नहीं रहा हूँ इस वक्त 8 घंटा, ठीक है। तो अगर मैं सो रहा हूँ और अचानक से मेरा रूटीन डिस्टर्ब होता है, हाय तौबा मुझे, अरे बताओ मैं 8 घंटा नहीं सो पाया, अगर माइंड सेट में कर लूँ कि इट्स ओके, तो फौरन देखो आप नॉर्मल हो जाओ। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। लोग, इसलिए मैं कहता हूँ ना, यूट्यूब पे आता है ये टाइम टेबल, वो टाइम टेबल, फला टाइम, आप लोगों ने मुझसे भी कहा सर टाइम टेबल, मुझे मालूम है टाइम टेबल डिपेंड्स ऑन द माइंड। मैंने अपना टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग सेट किया था, वहीं समझ में, मेरा कजन जो सामने ही रहता है, मेरे चचा का, हम लोग बैचमेट थे, सेम क्लास सेम स्कूल, ठीक है, उसका अलग टाइम टेबल था, वहीं समझ में।
तो इसीलिए देयर इज नो, हाँ तुम उन वीडियोस को देख के अपना एक सेट कर सकते हो कि व्हाट इज द स्ट्रेटजी, कैसे टाइम टेबल बनाया जाता है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। तो मैं बता रहा हूँ 7 to 8 आवर्स आपको स्लीप पूरी करनी है, और जो टाइम बचे खाना, वॉशरूम, नहाना के अलावा लगे रहो बस पढ़ाई में। अब ये पूरा अप्रैल और टिल बोर्ड भूल जाओ इसको, मतलब अब आप कहेंगे सर लगातार पढ़ने से नहीं, जब तुम्हारे पास टारगेट बड़ा है ना कि यार बोर्ड है, अब इसके बाद कुछ नहीं है, मतलब कि जो आएगा वो आएगा, जो मार्क्स आने वो आने, तो देखो जब टारगेट बड़ा होगा ना 2 महीने भी पता नहीं चलेंगे। ठीक है, देयर विल बी नो रिग्रेट, क्योंकि पता है कि जैसे ही मई पूरा होगा 10 जून के बाद मैं एकदम फ्री होने वाला हूं, और मुझे एक इंटायर नया वर्ल्ड क्लास 11 मिलने वाली है, तो देखो कुछ नहीं होगा। मैं बता रहा हूं इन तीनों चीजों के लिए, वॉशरूम, खाना और नहाना, नो रिश्तेदारी, नथिंग। और उस वक्त तो ये सब फोन वोन भी नहीं हुआ करता था, मतलब ये सारे डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, इसलिए मैं कहता हूं आज के जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, और उसमें अपने आप को सेव करके चलना ही बहुत बड़ी बात है। हो सकता है मैं अकेला ही रहता था, ठीक है, हाई स्कूल में, मतलब मेरे भाई थे वो जॉब के, मैंने बताया पहले, ठीक है, तो अब उस वक्त अगर मैं व्हाट्सएप, फेसबुक एंड ऑल, यूट्यूब उस वक्त भी हुआ करता था, लेकिन दैट वाज नॉट प्रोमिनेंट। ये तो अभी पिछले 10 सालों में ये चीजें, और 8 सालों में, 7 सालों में आप कह सकते हैं, तो शायद मैं भी इतना नहीं कर पाता अकेले रह के, हो सकता है मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता। ठीक है, तो ये चीजें होते हुए, तो वही मैं कह रहा हूँ, जस्ट मैं ये नहीं कह रहा कि डिजिटल मीडिया से डिस्कनेक्ट हो जाओ, अपडेटेड रहना है ना, ठीक है, लेकिन लिमिटेड। हाँ, ये सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट हो जाओ, चाहे वो आपका व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, ट्विटर हो, चाहे कुछ हो, सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट हो जाओ, लेकिन अपडेटेड रहो मैसेजेस के लिए, नॉल एवरीथिंग। ठीक है, तो अपना टाइम टेबल सेट करो, और टाइम टेबल क्या, पढ़ना है, सिंपल, मतलब ये मेरा टाइम है, ये चीजें, इसके बाद मुझे पढ़ना है। अब पढ़ना है तो ऑब्वियसली मेरे पास सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, सब्जेक्ट्स में क्या क्या खुद आपको पता है कि क्या मेरा अभी कम तैयार है, क्या ज्यादा तैयार, तो यू हैव टू टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर लो, और उस टाइम में वो पढ़ लो। और अगर कभी कुछ नहीं हो पाए, जैसे मान लो कि 2 घंटा मैथ्स पढ़ा, 4 घंटा पढ़ लिया, हाय अब क्या होगा, 2 घंटे तो मैंने यहाँ लगा दिया, अरे नहीं चलो ठीक है, इट्स ओके, बैलेंस कर लेंगे। बस जहां बोला तुमने इट्स ओके, तो तुम्हारा माइंड एकदम रिफ्रेश हो जाएगा, दैट्स इट। आज बहुत नींद आ रही थी सुबह, हालांकि सुबह रोजाना उठता हूँ, लेकिन वो 6:30 बजे की क्लास वो माइंड पे आ रही थी, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार बीच में आया कि चलो बच्चों को बोल देता हूँ कि आज शाम में ही ले लूंगा, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ। फिर मैं क्या, नहीं इट्स ओके, यहाँ इट्स ओके हुआ, एकदम नॉर्मल आया, एकदम जैसा लग रहा है शाम में ही बैठा हूँ। ठीक है, तो वो इट्स डिपेंड ऑन योर माइंडसेट, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ माइंडसेट बहुत जरूरी है। माइंडसेट आपने कर लिया, उसके बाद कुछ भी करो, कुछ भी करो, मतलब कि जो आपका टारगेट है उसको अचीव करो, दैट्स इट, एकदम सिंपल सा सोल्यूशन। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अब ये कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब रूट्स निकालने हैं, तो रूट्स में जैसे हमने कहा तो इसको सिंपल वे में कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, सिंपल क्वेश्चन इज ऑल्सो सिंपल, बट हमेशा हर चीज को इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। तो अब 7x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x प्लस 5 प्लस 2, सॉरी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको टॉप कराने में 1 मार्क्स का भी हाथ हो सकता है, समझ रहे हैं, और आपको टॉप कराने में 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन का भी हाथ हो सकता है, 3 मार्क्स का भी, और 1 मार्क है। इसीलिए 1 मार्क क्वेश्चन है तो हल्के में नहीं, अरे यार ये बड़ा इजी, चलो उसी में सारा मामला खराब हो जाता है। और मैं झेल चुका हूँ ना इस चीज को, अरे इतना इजी, इतना तैयार किया, तब जाके ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री इतनी पढ़ ली, जो कि मुझे सबसे डराती थी क्लास 10th में, लेकिन जब पढ़ लिया देखो अरे इतना सिंपल है, वही गलत हो गया फिर, और उसी वजह से, नहीं तो आई हैव गॉट 100 आउट ऑफ 100, 100%, और वो मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, लेकिन चलो कोई नहीं, एक गलती से, अब इस एक गलती से आगे के जितने स्टूडेंट्स हैं उनको तो अवेयर कर रहा हूँ, सिंपल, कि हाँ भाई आप ये गलती मत करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 30, एक मिनट, इक्वेशन को मैं देखो कहीं मिस प्रिंटिंग तो नहीं है, कौन सा क्वेश्चन है ये, 7th, हाँ मिस प्रिंटिंग है,
यहाँ पे 30 कुछ नहीं है। हालांकि सीबीएसई का ब्लूप्रिंट मतलब पेपर है उसी के ऑफिशियल साइट से है। इसी अभी क्या रहा है, नहीं 3 अच्छा यहाँ पे ये दिया हुआ है 3A और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 30A आंसर में। तो चलो 3 कंसिडर करते हैं, 0 हटा देते हैं। ये है 3ax²। ठीक है, ये कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a quadratic equation 3ax² minus 6x plus 1 is equal to 0 has no real roots। तो a की वैल्यू क्या है, तो रियल रूट्स है ही नहीं, इसका मतलब d इज लेस देन 0। तो जब d लेस देन 0 है, ठीक है, d इज लेस देन 0, दैट मींस b² minus 4ac इज लेस देन 0। अब b² क्या हो जाएगा, दैट विल बी -6² -4 a की वैल्यू हो जाएगी दैट इज 3a। इत्तेफाक से यहाँ पे वो जो a है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट a है, ठीक है, और c की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 इज लेस देन 0। तो ये हो जाएगा 36 minus 12a इज लेस देन 0, दैट मींस 36। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है। जनरली हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस यही है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, और ये रिफ्लेक्स यहाँ पे काम करेगा, मतलब कि आपकी गलती करा सकता है। जैसे कि आपने 12a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, जल्दीबाजी में। हाँ समझ रहे हो ना, तो यहाँ पे वही चीज है कि अब यहाँ पे क्योंकि लेस देन साइन है, तो ये है 36 लेस देन 12a, दैट मींस 12a इज ग्रेटर देन 36, ये है। ठीक है, तो ट्रांसपोजिशंस पे यहाँ पे ख्याल रखना है। तो a की, अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 36/12, दैट मींस a इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3 से ज्यादा। सी द ब्लूप्रिंट, देख रहे हैं, ओके। तो a की वैल्यू यहाँ पे 3 से ज्यादा। तो ट्रांसपोजिशन के वक्त क्या ख्याल रखना है, जो कि यहाँ पे एक मिस्टेक बन सकती है, वो प्रैक्टिकल मिस्टेक है। ठीक है, क्योंकि हम जब ट्रांसपोजिशंस करते हैं तो इक्वल पे करते हैं, जो कि आम है, जनरल है। तो वो चीज यहाँ पे बड़ा ध्यान देना जब हमारे पास लेस देन या ग्रेटर देन साइन। ठीक है, ओके, वेलकम शशांक। साकिब -5 -2 दो आंसर, अच्छा ये वाला निकाला था, ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, सॉरी, वो अभी मेरे पास मैसेज डिस्प्ले हुआ है। चलो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8। अब आ गया। अब देखो, प्लान था जो उस दिन हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, या मैंने यशवंत से बोला था यशवंत ये वाला क्वेश्चन मुझे, मैं इसीलिए कहता हूं ना कि जो एक रूटीन है, आपका डेली रूटीन है, ये लास्ट के जो मोमेंट्स होते हैं, अब क्या दिल में आया, क्या आपने किया, और हो सकता है कि जो आने वाला है हम नहीं जानते हैं, ऊपर वाला जरूर जानता है। तो हमें वो मतलब कंपेल कर रहा है कि आप इस रूटीन पे जाओ। अब देखो यशवंत ने उस दिन क्वेश्चन पूछा, सेम कॉन्सेप्ट पे हमारा यहाँ पे, मैं यही पॉइंट बताना चाहता हूँ स्टूडेंट को, एकदम सेम एग्जैक्टली, कि क्या डिस्कशन हो जाए, क्या हो जाए, वी डोंट नो। ठीक है, और वो आ जाए एग्जाम में, या उससे रिलेटेड कुछ चीजें आ जाए, और होती हैं, हम हर साल देखते हैं। ठीक है, और इसमें कोई जादू नहीं है ना, ऐसा कुछ है और साथ सर को सब पता था और ये था, ऐसा कुछ नहीं। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट हमारा टारगेट क्या है, और क्या हम उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो ऊपर वाला तो मदद करेगा ही करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है PQ इज इक्वल टू 28। देखो अब PQ इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, 1 मार्क्स का है, लेकिन ये कह रहा है फाइंड द ट्राइंगल, और हम ये जानते हैं कि ट्राइंगल और इस PQ में क्या रिलेशन होता है, ये जो होता है वो हाफ ऑफ, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है ना, दैट इज PL प्लस LM प्लस PM। यही हमने पढ़ा था कि जो ट्राइंगल का पेरीमीटर का हाफ होगा वो इस PQ का, इसका मतलब है कि अगर हमें पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो इसका मतलब इस PQ का क्या हो जाएगा, डबल। ये तो होगा PQ into 2 will be equal to perimeter of
ट्राइंगल पीएलएम, यही होगा ना। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीएलएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 28 इज इक्वल टू 46 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ वही मैं बता रहा हूँ, उस दिन सॉल्व तो किया। चलो अभी वही बता रहा हूँ, अभी ब्लूप्रिंट में भी है। देखो अब क्या हमने ये जो थ्योरम है बेसिकली, क्या हमने ये थ्योरम एनसीईआरटी में डायरेक्ट पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। तो जब थ्योरम, अब देखो यहाँ पे जो पॉइंट बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी अगर आपका थ्योरम है, ये थ्योरम है बेसिकली, लेकिन ये हमने क्वेश्चन फॉर्म में सॉल्व किया, और वो भी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, हमने आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल से सॉल्व। हालांकि आर डी शर्मा में बहुत सारे क्वेश्चन जो थ्योरम होते हैं वो एज अ थ्योरम दिया होता है, लेकिन दिस इज नॉट द एनसीईआरटी थ्योरम, लेकिन इसमें एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, दैट इज एक्सटर्नल पॉइंट टैंजेंट्स, दैट्स इट। ठीक है, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट का ड्रॉ होना सर्कल पे, ये कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहा है। तो अब देखो, क्योंकि ये थ्योरम हमने डायरेक्ट नहीं पढ़ा है, तो क्या हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं? नो। ये हमने उस दिन प्रूफ किया जरूर है, लेकिन क्या ये हम थ्योरम यहां पे डायरेक्ट लगा सकते हैं? नहीं। वही थ्योरम्स डायरेक्ट लगा सकते हैं जो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। तो अब देखो ब्लूप्रिंट देखो, सी दिस, और उस बात को समझने की कोशिश करना। देखो दिख रहा है, अब इस ब्लूप्रिंट में देखो बाकायदा सॉल्व किया, 1 मार्क्स में, आधा मार्क्स बॉडी और आधा मार्क्स सोल्यूशन। अब इन्होंने क्या किया, पी क्यू इज इक्वल टू पी टी, क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट्स ड्रॉ होंगे, तो दोज विल बी इक्वल। ठीक है, तो अब यहां पे इक्वल किया, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर उसके बाद वैल्यू क्या होता है कि पीएल प्लस एल एम प्लस पीएम, उसके बाद इन्होंने पीएल और पीएम को सेम रहने दिया, एल एन प्लस एम एन को डिस्ट्रीब्यूट किया। क्यों? क्योंकि एल एन प्लस एम एन जो है वो यहां पे एल क्यू प्लस एम टी के बराबर होगा, क्योंकि उस दिन भी हमने किया था। ठीक है, इस वजह से डिस्ट्रीब्यूट किया। अब ये हो जाएगा एल एन प्लस एम एम, इसका क्या कर दिया, देखो ln की जगह क्या कर दिया, दैट इज lq, nm की जगह क्या कर दिया, mt। तो अब यहां पे जब ये pl प्लस ln के बराबर हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू pl प्लस lq, दैट मींस 2 इंटू pq। उस दिन का सोल्यूशन देख लेना एक बार। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे डायग्राम अलग देख रहे हैं, चलो एक बार डायग्राम बना भी लेते हैं यहीं पे, pq pt, pq t, ठीक है, और ये है हमारा l n n m। हाँ ठीक है, अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, पी क्यू इज इक्वल टू पी टी। ठीक है, फिर पी एल प्लस एल एम प्लस एम टी। ठीक है, अब देखो एम टी की जगह क्या पुट कर दिया, एम एन, और एल क्यू की जगह क्या पुट कर दिया, एल एन। यहां पे एक छोड़ दिया, वहां पे भी उस दिन भी हमने किया था, एक सॉल्व किया था, फिर उसके बाद पेरीमीटर से लिया था। देखो यहां पे भी किया, यहां तक सॉल्व किया, सेम चीज हमने की थी उस दिन, अगर आप लोग याद कर रहे हो तो। फिर उसके बाद पेरीमीटर से हमने स्टार्टिंग की थी। अब जब पेरीमीटर से स्टार्टिंग की तो पीएल प्लस एलएम प्लस एलएन पीएम हो गया, एलएम की जगह हमने एलएन प्लस एमएन कर दिया। ठीक है, अब देखो पीएल पीएल प्लस एलएन प्लस एमएन प्लस पीएम, तो पीएल प्लस एलएन पीएम प्लस एमएन के बराबर है। तो यहां से ये वैल्यू पुट कर दी, जैसे ये ट्वाइस हो गया, और जिससे हमारा पी क्यू मिल गया। सिंपल। देखो ये वाला, यहां तक पहले एक्सटर्नल टैंजेंट्स को लिया था, सॉरी टैंजेंट्स को लिया था, उसके बाद पेरीमीटर से स्टार्टिंग किया था, और ये रिलेशन लाने के बाद फिर उसके बाद हमने ये किया, दैट्स इट। ठीक है, तो अब देखो यहां पे क्योंकि हमने ये थ्योरम, सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि यहां पे थ्योरम है, तो वी हैव टू सॉल्व इट। और अगर थ्योरम डायरेक्ट पढ़ा होता तो हम डायरेक्ट यूज करते हैं। थ्योरम वही है कि जो अगर ये सिचुएशन दी हुई है, यानी ट्रायंगल अगर आप एक्सटेंड कर रहे हो उसके साइड्स को और एक सर्कल बना हुआ है, तो वो जो टैंजेंट की लेंथ है वो ट्रायंगल के पेरीमीटर का हाफ हो। ठीक है, तो अगर थ्योरम पढ़ा होता डायरेक्ट तो हम वही यूज करके डायरेक्ट हम आंसर लिखते और हमें 1 मार्क मिलता, लेकिन थ्योरम नहीं है तो वी हैव टू सॉल्व इट। हाँ भाई, समझ में आया ऑनलाइन छात्रों?
हाँ, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ओके, चलो अब कल करते हैं, ठीक है, क्योंकि आज फर्स्ट डे है मॉर्निंग का, तो वी मस्ट नीड स्लोली जो अडाप्ट की जाती चीज़ है वो अच्छी होती है। शशांक ने फौरन कहा सर बाय बाय। ओके, अच्छा अटेंडेंस का तो कोई इशू नहीं होता है। चलो ओके देन।